गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो टॉपिक है वह अपने किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसमें भी हम काम में लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अपन समांतर क्रम श्रेणी क्रम नहीं लगा पाते हैं, तो वहाँ पर भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने आते हैं टॉपिक के ऊपर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हिंदी में बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। इसमें क्या होता है बच्चों, 4 प्रतिरोध होते हैं। उन 4 प्रतिरोधों से एक प्रतिरोध क्या होता है? अज्ञात होता है। और उस अज्ञात प्रतिरोध को ये अपन को क्या करना पड़ता है? ज्ञात करना होता है। तो इसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। इसकी संरचना एक चतुर्भुज होता है और इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा होता है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा होता है। ये एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं पे अपन ने क्या लगा दिया? 4 प्रतिरोध लगा दिया। यहाँ पे बैटरी, यहाँ पर एक की लगा देते हैं। ये होती है K1 की होती है और इस K1 की को बोलते हैं अपन बैटरी की। और ये अपन ने यहाँ पे बैटरी लगा दी जिसका विद्युत वाहक बल E है। ये वाला पॉइंट A, ये B, ये C और ये D। और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। और यहाँ पर एक अगेन एक की लगा देते हैं जिसको अपन बोलते हैं K2। इसको बोलते हैं K2 बोलते हैं इसको, जिसको इसका नाम अलग नाम और है, इसको धारामापी कुंजी भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये जो चतुर्भुज है इसके जो विकिरण होता है BD विकिरण, वहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगा दी। यहाँ पे जो प्रतिरोध लगा है उसको नाम दे दिया मैंने P, इसको Q, इसको R और इसको S। अब चलते हैं बेटा इसकी कार्य प्रणाली। देखिए कार्य प्रणाली क्या है। जब अपन K1 कुंजी को दबाते हैं, जब K1 कुंजी को दबाते हैं तो करंट बिंदु A तक पहुँचता है। यहाँ से करंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे करंट होता है I जो बिंदु A तक पहुँचता है। और बिंदु A पर पहुँचकर वह करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता एक होता है AP के डायरेक्शन में, यहाँ पर I1 करंट चला जाता है, और S की डायरेक्शन में चला जाता है I2 करंट। अब देखिए बच्चों, I1 को बिंदु A पर तथा I2 को बिंदु D पर पुनः 2 मार्ग प्राप्त होते हैं। दो रास्ते प्राप्त होते हैं करंट को फ्लो होने के। बाई करंट ये तो क्या होता है, I1 इधर भी आ सकता है कुछ पार्ट इधर भी जा सकता है। वैसे का वैसे ही क्या होता है, जब I2 यहाँ पहुँचता है तो I2 को भी 2 रास्ते प्राप्त होते हैं। कुछ करंट इधर भी जा सकता है और कुछ करंट इधर भी आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ के पोटेंशियल पर। अब पोटेंशियल देखिए, मान लीजिए यहाँ का विभव ग्रेटर देन है, VB इज ग्रेटर देन है VD। VB अगर ग्रेटर देन है तो मैं इस वाले अगर की को दबाता हूँ तो करंट क्या करेगा? B से D में फ्लो होगा। किसका? I1 का कुछ पार्ट। मान लीजिए I1 का कुछ पार्ट IG इधर आ जाता है तो इधर बच जाएगा I1 माइनस IG। और जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, स्विच को दबाऊंगा, तो धारामापी में क्या आएगा? विक्षेप आएगा एक डायरेक्शन के अंदर। ओके। अगर मान लीजिए मैं दूसरी कंडीशन बताता हूं, अगर मान लीजिए VB क्या है? छोटा है और VD क्या है? ज़्यादा है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। और अपन सब जानते हैं कि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करता है? फ्लो करता है। तो देखिए बच्चों, तो करंट क्या करेगा? I2 का कुछ पार्ट इसमें जाएगा। अब जब ये वाली कंडीशन थी तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो इधर आ गया, जो गैल्वेनोमीटर था उसका जो सुई था उसका डिफ्लेक्शन इधर आ गया। अब मैंने मान लिया कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो करंट का फ्लो डी से
बी की ओर होगा, तो उसका फ्लो आएगा इस डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे होता है, गैल्वेनोमीटर होता है ऐसे बनाया हुआ, इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर होता है बिल्कुल। ये जीरो होता है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये बड़ा है तो डिफ्लेक्शन इधर और ये बड़ा है तो डिफ्लेक्शन उधर, क्योंकि जब ये बड़ा होता है तो करंट का कुछ पार्ट इधर आएगा और यहाँ का पोटेंशियल बड़ा है तो करंट का कुछ पार्ट उधर जाता है। अब मैं यहाँ पे दोनों कंडीशनों से डिफरेंट कंडीशन एक और होती है कि VB इज इक्वल टू VD। अगर यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू हो यहाँ D का पोटेंशियल, तो ना तो I का कुछ पार्ट इधर जाएगा ना I2 का कुछ पार्ट इधर आएगा, यानी कि I1 का पार्ट भी इसमें BD डायरेक्शन, BD जो विकिरण है उसमें नहीं प्रवाहित होगा और I2 का भी कुछ भी पार्ट इस BD विकिरण में नहीं प्रवाहित होगा। यानी कि ये जो BD है, BD के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा IG इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा IG इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और जब इस विकिरण में, यानी कि BD विकिरण में, जब कोई BD ये जो विकिरण है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इट मीन्स जो अपना ब्रिज है वह संतुलन की अवस्था में कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई करंट, यानी कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा बच्चों 0। इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 डिफ्लेक्शन हो जाएगा इट मीन्स इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ब्रिज क्या है, संतुलन की अवस्था में है। अब अगर चलते हैं, इसको क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था। अब संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जब यहाँ का विभव क्या है, पोटेंशियल इक्वल है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात VA माइनस VB इक्वल टू VD माइनस VB। ये यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, सॉरी VA माइनस VD, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम के नियम से धारा गुणा प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा गुणा प्रतिरोध। यहाँ पर धारा क्या है, I1, प्रतिरोध क्या है, P, तो धारा गुणा प्रतिरोध। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, धारा गुणा प्रतिरोध। यहाँ पे धारा कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है, R2, तो I2R, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये तो संतुलन की पहली अवस्था में है। अब जब यहाँ पर विभव इक्वल है तो यहाँ का विभवांतर भी इक्वल है, अर्थात VB माइनस VC इक्वल टू VD माइनस VC। यहाँ का विभवांतर भी इक्वल है। ओके, इक्वल है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इधर करंट आ रहा है I1 और प्रतिरोध कितना है, IQ। ओम के नियम से विभवांतर क्या होता है, धारा गुणा प्रतिरोध। तो धारा कितनी थी, I1, प्रतिरोध कितना था, IQ, तो यहाँ का विभवांतर VB माइनस VC हो गया I1 इंटू Q। अब यहाँ पर विभव कितनी आएगी, करंट आएगी I2, क्योंकि इसमें कोई करंट जा रहा नहीं है, तो यहाँ पर धारा गुणा प्रतिरोध, धारा है I2, प्रतिरोध है S, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ओके बच्चों, अब देखिए समीकरण 1 में 2 का डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चा, I1P अपॉन I1Q, लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड का भी कर दीजिए, I2R अपॉन I2S। ओके, I1 से I1 इज कैंसिल आउट, I2 से I2 इज कैंसिल, और अपने पास से बच गया P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। और इसी को अपन कहते हैं संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था तो यही होती है, और इससे अपन ने नया प्रतिरोधों में संतुलन की अवस्था कह दी, यानी कि इस वाले प्रतिरोध का अनुपात इस वाले प्रतिरोध के अनुपात के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये बिना लगा हुए कि इक्वल हो गया, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे कैसे ही अपने कई न्यूमेरिकल्स में भी क्या करते हैं बच्चा, सॉल्व करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
ये टॉपिक भी क्या है, मिटाने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम को, इसको थोड़ा सा आपको समझा देंगे। देखिए टॉपिक है अपना, बच्चा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप कॉपी के अंदर कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए किरचॉफ के नियमों की सहायता से, या किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध P/Q = R/S को फाइंड कीजिए। इस प्रकार से फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, मैंने बताया था यहाँ से करंट आया, करंट आकर इस बिंदु पे आने के बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड होगा I1 I2, और यहाँ पे आने के बाद में I1 को, यहाँ पे आने के बाद में I2 को दो रास्ते दिखाई देते हैं। I2 इधर भी जा सकता है कुछ पार्ट इधर भी जा सकता है। I1 का कुछ पार्ट इधर भी आ सकता है और कुछ पार्ट इधर भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया बच्चों कि I1 का कुछ पार्ट IG इधर आ जाता है, तो इधर क्या हो जाता है बच्चों, I1 माइनस IG चला जाता है, क्योंकि I1 का IG पार्ट इधर चल गया तो बच गया जो उधर आ गया। ओके, अब चलते हैं किरचॉफ का नियम लगाएंगे। इसमें किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ का लूप नियम लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने एक लूप ले ली ये वाली और एक लूप ले ली मैंने ये वाली, दोनों लूप ले ली। ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। तो पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ लूप फर्स्ट, और लूप फर्स्ट क्या है, ABDA, ये अपन ने लूप ले ली। यहाँ से मैं चलना प्रारंभ करूँगा। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर विभवांतर कितना है, ऋणात्मक, तो विभवांतर क्या होगा, -I1P। अब चले यहाँ पर आएंगे, यहाँ से इधर चल रहे हैं, मान लीजिए धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G, तो यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, -IG/G। क्योंकि मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न होगा, ऋणात्मक। अब बच्चा मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, अब इधर चलेंगे, करंट इधर फ्लो हो रहा है, अपन चल इधर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का I2R = 0। और मैंने बताया था आपको कि एक बंद परिपथ जो होता है किसके, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, कि जब कोई बंद परिपथ होता है तो उसमें लगे हुए प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 कर दिया। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं बेटा लूप सेकंड। कौन सी है लूप सेकंड, BCDB। ओके, यहाँ पे अपन चलते हैं, अगर यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, -I1 -IG/Q। ओके, यहाँ पर वो ऋणात्मक हो गया क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब अपन जानते हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे विभव जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक कैसा आएगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव I2S, इधर भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस IG/G = 0। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में IG = 0, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पहले एक में देख लेते हैं, -I1P और ये IG बराबर हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, बच जाएगा कितना, I2R = 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -I1P बराबर माइनस के I2R, माइनस से माइनस कैंसिल, I1P = हो गया I2R। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे, IG = 0 ले लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा I1Q, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा I2S, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो गया I1Q = -I2S = 0।
माइनस से माइनस कैंसिल और बच जाएगा I1Q इज इक्वल्स टू I2S, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 का क्या कर देंगे अपन बच्चों, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, थर्ड इज डिवाइडेड बाई 4, थर्ड को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये होती है अपने ब्रिज की संतुलन की अवस्था। बच्चों मैंने बताया था इसमें क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर चार प्रतिरोध होते हैं। 4 प्रतिरोधों में से क्या होता है कि एक प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसको अपन को फाइंड करना होता है। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, मान लीजिए S क्या है, एक अज्ञात प्रतिरोध है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, S इक्वल्स टू हो जाएगा Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा और इनटू में R रह जाएगा। इस प्रकार से अपन S की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जब इन दोनों का अनुपात बराबर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं प्रवाहित होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो यहाँ पे जो कोई भी प्रतिरोध लगा हुआ हो वो नेग्लिजिबल होता है, उसको लगाओ या नहीं लगाओ कोई इफेक्ट परिपथ पर नहीं पड़ता है, सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में भी था, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है कोई, यहाँ पर एक प्रतिरोध दे दिया, यहाँ पर एक प्रतिरोध दे दिया, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 2, और इसको दे दिया 6 और इसको दे दिया 3 ओम। ओके, और बच्चा यहाँ पे जो प्रतिरोध लगाया उसको दे दिया 10 ओम। ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे बेटा अपन, पहले ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो पहले P अपॉन Q करते हैं, 4/2 बराबर 2, और फिर R अपॉन S करते हैं 6/3 बराबर 2, अर्थात P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में, और संतुलन की अवस्था में इट मीन्स इस वाले जो परिपथ है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये लगा बिना लगा हो गया। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको आगे सोल्व करेंगे, और आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखिए। यानी कि ये इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कहने का मतलब जो धारा यहाँ से जा रही है वो धारा इसमें जाएगी, और जो करंट इसमें आ रहा है वो करंट ही इसमें जा रहा है। तो देखिए इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। सेम करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि ये किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा RS1। इसका आंसर हो गया P + Q 4 + 2 बराबर 6, और ये हो गया RS2, ये हो गया R + S यानी कि 6 + 3 = 9। अब देखिए बच्चों ये वाला और ये वाला, ये लास्ट में क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया RS1 × RS2, और यहाँ पर लिख सकते हैं RS1 RS2। तो R इक्विवेलेंट अपने पास में आ गया कितना, 6 × 9 + 6 × 9, तो 9 × 6 = 54 और 9 × 6 = 15। ये है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस प्रकार से अपन फाइंड कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। एक और अपने पास में इसका न्यूमेरिकल है, वो देखिए किस प्रकार से है।
यार एक इसका न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, जिसको अभी आपको बताते हैं किस प्रकार से अपन उसको करते हैं। इस टाइप का अपने पास में एक क्वेश्चन और है, ये भी क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये आर, ये आ, देखिए बच्चों ये ए और डी के मध्य है, और ये ए और सी के मध्य है, और ये क्या है, बी और सी के मध्य है। ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, आपको खुद को करके लाना है, उसको उस प्रकार का परिपथ बनाना है। ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। ये ए और डी के मध्य, और ये सी हो गया। ए और सी के मध्य भी कितना है, आर है, और सी और डी के मध्य भी कितना है, आर है, और ए और डी, ये तो ये हो गया ए सी, और ये हो गया ए और डी, यहाँ पर भी एक दिया हुआ, और सी और डी के मध्य भी एक दे दिया, और डी और बी के मध्य भी क्या कर दिया, दे दिया। ए और डी के मध्य ये वाला, और ए और सी के मध्य, और सी और बी के मध्य ये दे रखा है, इसको तो अपन भूल ही रहे हैं। ये सी और बी के मध्य, और ये डी और इसके मध्य, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चा, आर ही आएगा। ये आप लोगों को स्वयं को घर से करके लाना है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। अब चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका स्क्रीनशॉट अब ले लिए हो तो इसको साफ कर देते हैं। अब आते हैं मीटर ब्रिज। जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक मतलब उपकरण होता है, जिसकी सहायता से भी अपन क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। एक बार कई बार क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, व्हीटस्टोन जो मीटर ब्रिज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में, और कल के वीडियो में अपन इसकी कंप्लीटली करेंगे इसको। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, 1 मीटर का लंबा तार होता है। 1 मीटर लंबा क्या होता है? तार होता है। इस तार को अपन बोलते हैं एसी तार होता है, और इसके साथ साथ में 1 मीटर स्केल भी होती है। इसके साथ साथ में 1 मीटर स्केल लगी होती है। एक, दो, तीन, चार, ये यहाँ पे 1 मीटर स्केल लगी होती है। और यहाँ बिंदु ए और सी जो होता है, यहाँ पर एक तांबे की पत्ती लगी होती है। यहाँ पे 2 क्या होती है, तांबे की पत्तियाँ लगी होती है, इस प्रकार से जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। और 1 पत्ती यहाँ पे भी लगी होती है, 1 पत्ती यहाँ पे भी लगी होती है अपने पास में तांबे की। यहाँ पर भी 1 पत्ती लगी होती है, थोड़ा इसको डायग्राम को सीधा कर दीजिए। और यहाँ बीच में भी 1 पत्ती लगी होती है, यहाँ पर भी 1 तांबे की क्या लगी होती है, पत्ती लगी होती है। ओके, इस प्रकार से बिल्कुल तांबे की, पीतल की पत्ती लगी होती है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 3 डॉट लगाए हुए होता है, स्क्रू लगे होते हैं। और यहाँ पे होता है ज्ञात प्रतिरोध, यहाँ पर एक ज्ञात प्रतिरोध होता है, यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। ये एक S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, ये R है,
यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और ये यहाँ पे जुड़ी रहती है, और इसको नाम दिया था मैंने C, इसको नाम दिया था मैंने यहाँ पर पॉइंट C, यहाँ पर पॉइंट A। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो होता है एक क्या लगी होती है, एक वायर लगा होता है, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये होता है अपने पास में क्या होता है, मीटर सेतु की, जो मीटर सेतु होता है, मीटर बेस, उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक लेबल डायग्राम जिसको बोलते हैं। यानी कि ये प्रैक्टिकल भी अपना, और जब लैब में आप जाएंगे तो आप ऐसा का ऐसा एक मीटर बेस देखेंगे जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके इस एस की वैल्यू अपने को फाइंड करना होता है। इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, और यहाँ पे नाम दे दिया अपन ने डी। देखिए बच्चों, ए वो का वही है, ये आर, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, और ये इसका वीकेंड वो वाला है जब अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना अभी, वो का वही है यहाँ पर। ये पी, क्यू, आर, एस, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ पे लगा दिया अपन ने गैल्वेनोमीटर एक कुंजी। ओके, सेम टू सेम ये वाला ही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ये ज्ञात प्रतिरोध है, ये ज्ञात प्रतिरोध है, अपने को ये ज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये होती है एल लंबाई, ये एल होती है, और इसको ले लिया 100 माइनस एल। ओके, इधर मैंने मान लिया क्यू। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रकार का एक परिपथ तैयार करके वहाँ बैटरी सब लगा देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। और ये होती है यहाँ पर एक जॉकी, यहाँ पे लगी होती है एक जॉकी। इस जॉकी को सबसे पहले बिंदु ए पर स्पर्श कराते हैं और धारामापी का विक्षेप नोट करते हैं। फिर इस बिंदु सी पर कनेक्ट करते हैं, फिर धारामापी का विक्षेप नोट करते हैं। अगर ये मान लीजिए दोनों साइड में विक्षेप आ जाता है, यानी विक्षेप दोनों तरफ हो धारामापी में, जब अपन ए पे लगाते हैं तो इधर विक्षेप आ जाए, और जब सी पे लगाएं तो इधर विक्षेप आ जाए। अगर दोनों तरफ विक्षेप है तो अपना दिया गया जो बनाया हुआ परिपथ है वो करेक्ट है, अन्यथा गलत है। अब क्या करते हैं बच्चों, अपन इसमें से आर ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, आर ओम। और यहाँ पर क्या करते थे, बिंदु ए और सी के मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जहाँ पे धारामापी में क्या आ जाता है, शून्य विक्षेप आ जाता है। माना कि वह ए से एल दूरी पर क्या आ जाता है, एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहाँ पर क्या हो जाता है, धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाता है, जिसको बोलते हैं संतुलित लंबाई। इसको क्या कहते हैं, मीटर की, इस तार की संतुलित लंबाई कहते हैं। ओके, मान लीजिए इस तार की एकांक लंबाई में, तार की एकांक लंबाई में क्या है, प्रतिरोध रो है। तार की एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, रो है। तार की एकांक लंबाई में प्रतिरोध बराबर रो, तो तार की एल लंबाई में प्रतिरोध कितना हो गया, रो एल। और तार की 100 माइनस एल लंबाई में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, डी सी, ए बी सी डी, ये से बनाया हुआ था अपना, ये ए बी सी डी। ए बी के मध्य कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ए और बी, आर। अब तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया अपने पास में कितना, 100 माइनस एल। तो देखिए इसको P मान लेंगे, इसको Q, R और S मान लिया अपन ने। जैसे AD के मध्य मैंने P मान लिया, यहाँ पर P मान लीजिए, और DC के मध्य D और C के मध्य Q, और यहाँ पर R और यहाँ पर S। S क्या है, अपना अज्ञात प्रतिरोध है। ओके बच्चों, तो ये आ गया अपने पास में, Q की वैल्यू आ गई रो इंटू एल। अब देखिए संतुलन की शर्त से क्या हो जाता है, P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S। ओके, P कितना है बच्चा अपने पास में, L अपॉन रो L, और ये कितना है, रो 100 माइनस एल। और ये P कितना निकाला मैंने, यहाँ से R निकाल लिया, यहाँ से S निकाल लिया। अब मेरे को निकालना है S।
रो से रो कट गया, एस को इधर ले आइए, एस बराबर हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू में आर। इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एल की वैल्यू ज्ञात करके। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।